हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो DCX IPO को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, सारे IPO का एक एक करके रिव्यू आएगा मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। बाकी DCX में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है उसको लेके इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये IPO शुरू होने वाली है 31 अक्टूबर को, यानी कि मंडे से ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगी। ये एक लीडिंग इंडियन प्लेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल हार्नेसेस को मैन्युफैक्चर करती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये डिफेंस के लाइन में है। डिफेंस के जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है और 2011 की ये कंपनी है। अभी एज ऑन 30 जून 2022 DCX के पास 26 कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसराइल में, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, इंडिया एंड काफ़ी सारे ऐसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं जो कि इनके क्लाइंट हैं, इनके साथ इनका टाई अप है। कुछ इनके की कस्टमर्स हैं जैसे कि एल्टा सिस्टम्स, इसराइल एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड एस्ट्रा। अभी यहाँ पे ये एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो आपको की कस्टमर्स दिख रहे हैं ना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैंने इनका RHP पढ़ा है और उसमें मैंने देखा है कि जून 2022 के एंडिंग तक 96% का रेवेन्यू इनका इन्हीं की कस्टमर्स से आया है। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। बहुत अच्छी बात है कि ये इनके लॉयल कस्टमर्स हैं, लेकिन क्योंकि इनका बल्क पार्ट इधर से ही आ रहा है, मतलब 3-4 जो इनके टॉप 3 टॉप 4 कस्टमर हैं उधर से इनको 90-95% का रेवेन्यू आ रहा है, तो ये खतरे की घंटी हो जाती कि अगर एक भी कस्टमर हटा इनका तो इनके रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा। इन्होंने नहीं ये डिक्लेयर किया है कि इनका नंबर 1 कस्टमर कौन है, पर इन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया है कि जो इनका नंबर 1 कस्टमर है, इन चारों में से जो इनका नंबर 1 पे आता है वहाँ से इनको 46% का रेवेन्यू आता है। तो 46% अगर आप समझ लीजिए कि नंबर 1 कस्टमर इनके क्लाइंट बेस से हट गया तो 46% का रेवेन्यू में ड्रॉप आ सकता है। तो ये एक इनका रिस्क फैक्टर है और ये इन्होंने खुद से ही RHP में भी ये चीज़ डिक्लेयर किया है कि हाँ भाई, ये हमारा रिस्क फैक्टर है क्योंकि हमारे की कस्टमर से हमारा मेजर इनकम आता है। बाकी इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो अभी तक बहुत ही तगड़ा फिनेंशियल इनका चल रहा है। टोटल बोरोइंग जो है इनकी डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है एंड इनकी टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुई है एंड एसेट भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। तो बहुत ही अच्छे फिनेंशियल्स के साथ ये कंपनी आती है। 500 करोड़ का इनका टोटल इशू साइज़ होने वाला है। 500 करोड़ में से 400 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। 100 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है, इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स जो हैं, कंपनी के 3 प्रमोटर्स हैं, 3 में से 2 प्रमोटर्स अपना 44% बेच रहे हैं और ये जो इनको 100 करोड़ मिलेगा ना, वो प्रमोटर के पॉकेट में जाएगा। तो ये 100 करोड़ कंपनी में नहीं लगने वाला है। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब यही होता है कि कंपनी के प्रमोटर जो भी अपने हिस्सेदारी को बेच रहे हैं वो उस पैसे को लेके पॉकेट में रखेंगे। तो ये हो गया ऑफर फॉर सेल। पर यहाँ पे खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ का पूरा 500 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है, ऐसा नहीं है। ओनली 100 करोड़ है एंड 400 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के ऊपर यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब 400 करोड़ का ब्रेकअप अगर हम देखें तो इसमें से कुछ वो अमाउंट जो है कुछ डेट को रीपे करने में लगाएंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज है जो उनको चुकाने हैं, तो वो उसको कम्प्लीटली पे ऑफ कर देंगे। कुछ अमाउंट वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगाने वाले हैं और कुछ अमाउंट है जो वो इनके खुद के सब्सिडियरी कंपनी को फंड करने के लिए लगाने वाले हैं। और इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है रैनियल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उनको ये फंड करने वाले हैं उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो वहाँ पे भी ये इधर से पैसा लेके लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्सिडियरी में जो ये पैसे लगाएंगे ना, ये बेनिफिट आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका जो 400 करोड़ है, इनमें से बेसिकली बेस्ट पार्ट यही है कि वो अपने डेट को रीपे कर देंगे, तो वहाँ से इनका बैलेंस शीट इम्प्रूव होगा। IPO की जो डेट है 31 अक्टूबर को ये शुरुआत होने वाली है। 2 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है। 197 से 207 पर शेयर का इसका आपका प्राइस बैंड है। आपको
207 पर शेयर पे ही इसमें अप्लाई करना है कट ऑफ पे। 72 शेयर का इसका लॉट है, यानी कि अगर आप 207 के कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हो तो आपका 14,904 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा, और अगर आपको इसमें आईपीओ मिल जाता है तो 14,904 आपका डिडक्ट होगा। रिटेल कैटेगरी में आप विद इन 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो, एंड एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर आपको अप्लाई करना है। ये जो प्राइस इन्होंने रखा है 207 का, उसके हिसाब से अगर हम इनके फिनेंशियल्स को भी देखें और एनुअलाइज करते हैं फिनेंशियल ईयर 2023 के परफॉर्मेंस Q1 के बेसिस पे, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है वो है 90 का। और वही अगर हम इनका टोटल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं एज पर FY 2022, तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है 30.53 का। तो वैल्यूएशन को कंपेयर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके पीयर्स कौन हैं, और इन्होंने अपने RHP पे ये डिक्लेयर किया है कि इनके जो पीयर्स हैं वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डेटा पैटर्न, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव एंड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंटम को हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी कंपनीज़ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनकम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इनकम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और वो इसलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी रहेगी उतना ज़्यादा इनका इनकम रहेगा। तो इस बेसिस पे तो हम नहीं देख सकते, हमें देखना होगा इनके प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। तो अगर हम पहले इनका फेस वैल्यू देख ले तो फेस वैल्यू इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे इनका फेस वैल्यू 20 का है, 2 रुपीज़ का है, आई एम वेरी सॉरी। प्राइस टू अर्निंग DCX का मैंने आपको बता दिया है कि DCX का प्राइस टू अर्निंग निकल के आ रहा है 30 के आसपास में, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 32 का है। डेटा पैटर्न का 61 का है, थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में है। पारस डिफेंस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, अभी के पीयर के हिसाब से अगर हम देखें तो पारस डिफेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। एस्ट्रा माइक्रोवेव भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस बेसिस में अगर हम देखें तो DCX सिस्टम जो है वो अच्छे एक वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। अगर इसके IPO में आपका लग जाता है तो आपको ये जो कंपनी का शेयर है वो आपको अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर में इनका बेनिफिट मैंने देखा है RHP में, आप भी देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर है ना, इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि 3 साल पहले इनका जो अर्निंग पर शेयर था वो 2 था, फिर नेक्स्ट ईयर 4 हुआ, फिर अभी इनका 9 का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा अच्छा है डेटा पैटर्न्स का 19 के आसपास में, लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाइड अभी भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन नेटवर्थ है DCX सिस्टम का, 55.8% के साथ ये आती है। और इनकी जो नेट एसेट वैल्यू बाय शेयर है वो 15.19 का है। तो ओवरऑल हम देखें तो फिनेंशियली अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी ये फुल्ली प्राइस्ड है। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको सस्ते में मिल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगे में मिल रहा है। तो पीयर के हिसाब से ये बिल्कुल तगड़ी कंपनी लग रही है। और एक अच्छी पॉइंट ये है कि कंपनी में कोई भी लिटिगेशन केसेस नहीं चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बहुत 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 दूर है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव कंपनी हो जाता है। ये पॉइंट हमेशा देखना चाहिए, लोग इग्नोर करते हैं। कोई भी कंपनी, अगर वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, जितने ज़्यादा वो कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व है उतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर रिस्क मंडराता रहता है, क्योंकि अगर वो केस हारते हैं तो उनके पॉकेट से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकलते हैं। तो वहाँ पे इस कंपनी के पास एडवांटेज है। सिर्फ एक ही टैक्स रिलेटेड कुछ इशू है, उसमें भी काफ़ी कम अमाउंट इन्वॉल्व है, ओनली 1 मिलियन का अमाउंट इन्वॉल्व है, जो इनके लिए कुछ नहीं है। और टैक्स रिलेटेड इशू जो है इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी में टैक्स को लेके कुछ ना कुछ इशू चलता है। GMP की बात करें तो ग्रे मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो ग्रे मार्केट प्राइस इनका 78 का चल रहा है, अभी थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है। एंड अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 38% तक के यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। अभी 38% मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा, पर ओवरऑल अभी हम देखें तो 38% बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर अभी हम जो मार्केट सिनारियो चल रहा है थोड़ा डाइसी है, ठीक है, अभी मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, वोलाटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में अगर आपको 38% तक मिल रहा है तो कोई भी बुरी बात नहीं है। कंपनी का जो IPO का जो अलॉटमेंट आने वाला है वो आएगा हमारा 7 नवंबर को, और ये कंपनी लिस्ट कब होगी, 11 नवंबर को, ठीक है।
तो अभी बहुत टाइम है। अब 11 नवंबर तक क्या मार्केट सिनारियो रहेगा उस हिसाब से इनकी लिस्टिंग डिपेंड करती है। थोड़ा सा टाइम अभी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग देखो अभी तक मेरा जो ओपिनियन है, कंपनी के फिनेंशियल्स में कुछ भी बुरा नहीं है, वैल्यूएशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो अप्लाई तो बिल्कुल यहाँ पे हम कर ही सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट डे अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि QIB की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आया है, मार्केट सिनारियो क्या चल रहा है, कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम घट गया है और कितना घटा है ना। अगर बढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर घटता है और अगर घट के समझ लो 5-10% पे आ गया, तब अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। ओवरऑल कंपनी को देखें तो शॉर्ट से मीडियम टर्म आउटलुक के लिए अच्छी कंपनी है, ख़राब नहीं है। होल्डिंग के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो हम लास्ट डे देख के डिसाइड करेंगे कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या नहीं। अभी तक के लिए तो मेरा 99% कन्फर्म्ड है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 38% का GMP सडनली गिर के 5% आ जाएगा। फिर भी मार्केट सिनारियो है, कुछ बोल नहीं सकते। 2 नवंबर को फाइनल डिसीजन मेरा आ जाएगा। मान के चलिए मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं वो आप बता देना। और बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, तो पैसे भी आपको मतलब बहुत ही, ऐसा नहीं कि आप हर IPO में लगाते जाओगे, राइट। आप यू हैव टू लाइक एलोकेट योर मनी, क्योंकि बहुत सारे IPOs आएंगे ना, तो आप अंधाधुंध सब में नहीं लगा सकते। तो हमें बहुत सिलेक्टिव होकर चूज़ करना होगा कि कौन सा IPO में लगाना है, कौन सा IPO को हम मिस कर सकते हैं। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। थोड़े से व्यूज़ में मेरा ड्रॉप आया है, तो प्लीज़ अपना आप सपोर्ट दिखाइए और फिर से मेरे चैनल को रिवाइव कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।